हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस हिस्ट्री। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे नवंबर 2021 का यूजीसी नेट हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, हम इस क्वेश्चन पेपर के 50 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर पार्ट 1 देख सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, और साथ ही आपके लिए एक क्वेश्चन होगा इसमें जिसका आपको आंसर देना है। और आंसर कैसे देना है कि जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द बालूदार्स ऑफ डेक्कन। तो आपको इसका आंसर देना है जैसे सी, जैसे यहाँ पे सी, ए और सी ओनली। तो फुल स्टेटमेंट लिखनी है आपको। ठीक है जी, तो वो क्वेश्चन मैं बीच में पूछूंगा आपसे, और जो उसका आंसर सबसे पहले कमेंट सेक्शन में देगा उसको मिलेगा 100 रुपये कैश प्राइज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं 51 क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द बालूदार्स ऑफ डेक्कन। मतलब कि जो बलूचदार थे दक्कन के, उनके बारे में कौन कौन से कथन सत्य हैं। बलूचदार्स वर विलेज सर्वेंट्स एंड आर्टिसंस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। बलूचदार्स, वतनदार बलूचदार हैड ए परमानेंट राइट टू वर्क एंड रिसीव रेम्युनरेशन इन द विलेज। जो वतनदार बलूचदार होते थे वो परमानेंट राइट था उनका काम करने का। ठीक है, और रिसीव मतलब रिसीव रिमनरेशन, मतलब कि साथ में कुछ पैसे, मनी, कहाँ से, विलेज से, रिमनरेशन। उपारी बालूदार हैड नो परमानेंट राइट्स इन द विलेज एंड वर माइग्रेटरी। ठीक है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक बार हिंदी में और चेक कर लीजिए। दक्कन के बलूदारों के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। बलूदार ग्राम सेवक और शिल्पकार होते थे, सही स्टेटमेंट है। वतनदार बलूदार के पास गांव में काम करने और पारिश्रमिक प्राप्त करने का स्थायी अधिकार था, ये भी सही है। और ऊपरी बलूतेदारों के पास गांव में स्थायी अधिकार नहीं होते थे, वो प्रवासी होते थे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है दोस्तों। तो इसका आंसर आना चाहिए फोर्थ, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है दोस्तों। इन द तमिल रीजन, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड ग्रुप्स वर नोन एज इडंगाई एंड वलंगाई रेस्पेक्टिवली। तो दोस्तों, ये पहली स्टेटमेंट ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो इडंगाई होते हैं दोस्तों, वो होते हैं लेफ्ट हैंड ग्रुप्स, और जो वलंगाई होते हैं वो होते हैं दोस्तों राइट हैंड ग्रुप्स। ठीक है, तो इन्होंने मतलब उल्टा कर रखा है, तो इसलिए गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। तो ए इज रॉन्ग। तो ए अगर रॉन्ग है दोस्तों, तो इनको आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो बच गया बस बी और सी। तो ये स्टेटमेंट आ गया सही। बाकी देख लेते हैं। बोथ द राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड ग्रुप्स यूजुअली एक्सक्लूडेड द आउटकास्ट, नोटेबली द पेरियार्स। सही स्टेटमेंट है, और ये ऊपर वाली भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ये होगी गलत, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर आना चाहिए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग शेरशाह सूरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो शेरशाह सूरी के बारे में पूछ रखा है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं। पहले स्टेटमेंट है, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए शेरशाह ने अपने पूर्ववर्ती काल में मिश्रित धातु के प्रचलित सिक्कों की जगह चांदी और तांबे के समान वजन के सिक्के ढलवाए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। उसने माप तोल के मानकीकरण में भी कुछ प्रयास किए, ये भी सही है। उसके साम्राज्य में माल पर सिर्फ 2 बार कर देना होता था, एक प्रवेश के स्थान पर और दूसरा बिक्री के समय पर। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसने अनेक सराय बनवाए जो सिर्फ यात्रियों के आराम के लिए थे। तो देखो दोस्तों, ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। और जो सराय होती थी वो मर्चेंट्स के लिए भी यूज में आती थी, ट्रेवलर्स के लिए भी यूज में आती थी, ओल्ड मैन होते थे उनके लिए भी यूज में आती थी, सभी के लिए यूज में आती है दोस्तों वो। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए, बी और सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
विद रिगार्ड टू मुगल फाइनेंस सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो दोस्तों ये वित्त मंत्रालय है जो मुगल विभाग में, उससे संबंधित क्वेश्चन है, मुगल वित्त प्रणाली। तो कौन सा कथन सही है? मुगल भारत में एक विकसित वित्तीय और साख प्रणाली मौजूद थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। हुंडियों का प्रयोग बहु प्रचलित था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों ये भी। और हुंडी क्या होती थी? ये होती थी बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी। और बीमा की कोई प्रणाली नहीं थी, इसलिए परिवहन के दौरान सामान की क्षति का जोखिम बहुत ज्यादा बना रहता था। ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, क्योंकि बीमा की एक सुसमृद्ध प्रणाली उपस्थित थी मुगल इंडिया में, और इसलिए स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। बाकी डी स्टेटमेंट है जो सामान ढुलाई अपने आप में महंगी थी, जो स्वायत्त सरदारों और बगियों की मांगों के संदर्भ में उसे और जोखिम भरा बना देती थी। ये भी सही स्टेटमेंट है। तो केवल सी स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, बाकी सभी के सभी सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चोखा मेला आर करेक्ट। तो चोखा मेला के बारे में कौन सी कथन सही है? चोखा मेला वॉज ए वर्कारी सेंट, मतलब वो वर्कारी समुदाय से आते थे चोखा मेला जो संत थे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। और वर्कारी सेक्ट किसके डिवोटी होते हैं? विठल दास। विठल नामक एक गॉड है दोस्तों साउथ इंडिया में, उनसे संबंधित है ये वर्कारी सेक्ट है जो। हिज पोएम्स एक्सप्रेस डिवोशन फॉर विठल। ये देखो यही बात आ गई यहाँ पे कि उनकी जो कविताएं होती हैं वो विठल से संबंधित होती हैं, उनके प्रति समर्पण से। एज ए ग्रेट डिवोटी विठल आफ्टर हिज डेथ हिज समाधि वाज बिल्ट इनसाइड विठल टेम्पल एट पंढरपुर। तो दोस्तों इसमें कह रखा है कि जो विठल के मतलब एक डिवोटी थे चोखा मेला, जिसके कारण लोगों ने उनकी जो समाधि थी वो विठल टेम्पल में के अंदर ही बना दी थी। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है। टेम्पल के अंदर नहीं थी, टेम्पल के बाहर, आउटसाइड। ठीक है जी। तो ये ए और बी स्टेटमेंट सही है, सी रॉन्ग है। और पूछ क्या रखा है? करेक्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा ए और बी ओनली, ए और बी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ड्यूरिंग जहांगीर पीरियड certain painters developed recognizable areas to expertise in field of Mughal paintings. In this regard, which of the following statements are correct? तो ये जहांगीर के समय में जो चित्रकार होते थे दोस्तों, उनसे संबंधित कथन लिख रखे हैं यहाँ पे। तो मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जी। और गोवर्धन साधु संतों, संगीतज्ञों और फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। ये भी सही स्टेटमेंट है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ए, बी और सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following statements regarding economic critique of colonialism which ones are correct। मतलब कि जो ब्रिटिश काल में इकोनॉमिक कंडीशन थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये। और 4 स्टेटमेंट दे रखी है। इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है, ये पूछ रखा है क्वेश्चन में। तो पढ़ते हैं, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स एट्रीब्यूटेड द रैपिड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल रोड्स एंड द ग्रोथ ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड इज ए प्रूफ ऑफ इंडियन प्रोस्पेरिटी। तो इसका मतलब देखियो कि ब्रितानी प्रशासकों ने रेल मार्गों के तेज निर्माण और भारत के विदेश व्यापार को भारत की समृद्धि के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों ये। रियलिटी नहीं थी, लेकिन जो ब्रिटिश हिस्टोरियन हैं और उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने कहा कि रेल, इतनी ज़्यादा रेल मार्ग है उनका निर्माण हुआ है ब्रिटिश काल में, और इससे जो भारत का विदेशी व्यापार है दोस्तों उसके समृद्ध होने का क्ल्यू मिलता है, साक्ष्य मिलता है। लेकिन
तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट रियलिटी में क्या हुआ था कि जो इंडियन उद्योग थे, मतलब इंडस्ट्रीज थी, कॉटन इंडस्ट्री थी दोस्तों, जो भारत के कपड़ों का मतलब प्रोडक्शन था, हैंडमेड होते थे जो, उनका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था दोस्तों इस काल में। लेकिन जो ब्रिटिश प्रशासक थे उनका कहना यह था कि इस टाइम में भारत का जो विदेश व्यापार है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था, प्रोस्पर हुआ था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखा है। राष्ट्रवादियों के लिए घरेलू उद्योग, विदेशी व्यापार और रेलवे पर नकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकास को दर्शाता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। और राष्ट्रवादियों ने इस तथ्य पर जोर दिया कि वह ब्रिटिश साम्राज्य की आवश्यकताएं पूरी कर रहा था, लेकिन परिणाम स्वरूप वह भारतीय लोगों में समृद्धि भी ले आया। तो दोस्तों राष्ट्रवादियों का कहना इसके बिल्कुल उलट था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। 1905 तक धन निर्गमन मतलब ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बना था। तो दोस्तों इसमें 1905 लिख रखा है, लेकिन जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1896 में, इसके अंदर जो ड्रेन थ्योरी थी इसको एक्सेप्ट किया गया था दोस्तों। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। सी और डी गलत है, बाकी ए और बी सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, which of the following combinations of Indian revolutionaries abroad and their newspaper are not correct? ठीक है जी, तो इसमें क्या पूछ रखा है कि विदेशों में भारतीय क्रांतिकारियों और उनके समाचार पत्र के निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही नहीं है? तो पढ़ते हैं उनको। तारक नाथ दास, दोस्तों इनका न्यूज़पेपर का नाम था फ्री हिंदुस्तान। और रामनाथ पुरी है जो, इनके न्यूज़पेपर का नाम था सेकुलर ए आज़ादी, सेकुलर ए आज़ादी। तो दोस्तों ये दोनों अपोजिट साइड में इनका मिलान कर रखा है, तो ये तो दोनों गलत हो गए। श्याम जी कृष्ण वर्मा, इनकी जो न्यूज़पेपर है उसका नाम था इंडियन सोशोलॉजिस्ट, बिल्कुल सही है दोस्तों ये। और इंदु भूषण डे मजुमदार, ये किससे संबंधित है? गैलिक अमेरिकन न्यूज़पेपर से, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर आएगा सी और डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are true about colonial cities? तो जो औपनिवेशिक काल में जो शहर होते थे उनके विषय में कौन सा कथन सही है? तो दिल्ली, आगरा, लाहौर ने अपना बहुत सारा वैभव खो दिया। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, क्योंकि ये सभी शहर मुस्लिम पीरियड में भी और कॉलोनियल पीरियड में भी इंपॉर्टेंट सिटीज है दोस्तों। ठीक है जी, दिल्ली तो कैपिटल थी दोस्तों, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना ब्रिटिश काल में महत्वपूर्ण हो गए थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। और बम्बई का विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन मुगल वास्तु शैली के आधार पर बनाया गया था। जो विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन है दोस्तों, ये मुगल शैली में नहीं था, ये था गोथिक शैली में। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट होगी गलत। और सी ए बेली के अनुसार 1720 के दशक के बाद मध्य गंगा के छोटे कस्बों में काफी विस्तार हुआ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होना चाहिए वो होगा बी और डी, ओनली बी और डी। देखो यहाँ पे आई, ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद से संबंधित। ठीक है जी, तो पढ़ते हैं उनके बारे में कि दलितों को स्वतंत्र पहचान योग्य पात्रों के रूप में चित्रित करने वाले शुरुआती लेखकों में से प्रेमचंद एक थे, जो पात्र की गरीबी भी दर्शाते थे और उनकी विशिष्ट समस्याएं भी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेटमेंट है, प्रेमचंद अपने समय
के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के प्रति बिल्कुल संवेदनहीन थे। दोस्तों ये संवेदनहीन लिख रखा है, संवेदनशील नहीं लिख रखा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि उनके जो उपन्यास है और उनके जो कविताएं सॉरी स्टोरी हैं उनमें उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां हैं जो उस समय की उनका वर्णन किया है, तो ये संवेदनशील थे ना कि संवेदनहीन। तो नेक्स्ट है प्रेमचंद सामाजिक बुराइयों और देश की गुलामी की स्थितियां दोनों के लिए चिंतित थे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। और नेक्स्ट है उनकी अंतिम और अत्यंत प्रसिद्ध कहानियों में से एक कफन पहले 1935 में हिंदी में प्रकाशित हुई और बाद में उर्दू में, तो ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, क्योंकि उनकी जो ये कफन है जो ये 1935 में कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी? उर्दू में, ठीक है जी। और 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था हिंदी में, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो गई गलत। तो सही स्टेटमेंट है कौन सी? एक तो फर्स्ट हो गई और दूसरी हो गई दोस्तों सी। तो ए और सी इज द राइट आंसर, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are correct about the linguistic reorganization of Indian states? मतलब कि भाषाई आधार पर जो पुनर्गठन है उससे संबंध में कौन से कथन सही हैं? 1948 में भाषाई प्रदेश आयोग के प्रमुख सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये तो गलत स्टेटमेंट है दोस्तों। कौन थे प्रमुख? उनका नाम था एस के धार, ठीक है जी। नेक्स्ट, 1952 में पोटी श्री रामुलु ने पृथक आंध्र प्रदेश के लिए आमरण अनशन किया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। और जो पोटी श्री रामुलु है इनको फादर ऑफ आंध्रा भी कहा जाता है। इन्होंने लगभग 52 डेज के आसपास इन्होंने अनशन किया था और अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है दोस्तों। तो भारत सरकार ने मजबूर होकर वहां पर मतलब आंध्र प्रदेश को स्टेट का जो टैग है वो देना पड़ा था दोस्तों। नेक्स्ट है संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन कानून काफी बाद में 1968 में पारित किया गया था, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है दोस्तों। जो राज्य पुनर्गठन कानून है ये हुआ था 1956 में। और पंजाब के मामले में अकाली दल और हिंदू दक्षिणपंथी शाखा एक दूसरे के समर्थन में थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। समर्थन में नहीं थे जी, एक दूसरे के विरोध में थे। और संविधान का अनुच्छेद 347 भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है, ये स्टेटमेंट दोस्तों बिल्कुल सही है। जो आर्टिकल 347 है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होती है जो उनकी रक्षा के लिए होता है, तो ए स्टेटमेंट है दोस्तों वो गलत है। जो दूसरी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तीसरी स्टेटमेंट है वो गलत है दोस्तों। फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी गलत है। ई स्टेटमेंट है ये सही है, तो ए और ई सॉरी बी और ई स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ये आ गया इसका आंसर बी एंड ई। नेक्स्ट, which of the following statements regarding Gandhi's concept of सत्याग्रह are correct? मतलब गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन है वो बिल्कुल सही है। तो गांधी के लिए सत्याग्रह का उद्देश्य पूर्वाग्रह, दुर्भावना, मतांधता, दंभ और स्वार्थपरता की बाधाओं को भेदना था, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। गांधी ने सत्याग्रह के प्रभाव को कष्ट साध्य प्रेम के आध्यात्मिक प्रभाव के रूप में समझाया, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। गांधी सत्याग्रह को अपनी विरोधी को अपमानित करने का सबसे बड़ा हथियार समझते थे। दोस्तों इसमें अपमानित शब्द है ये नहीं होना चाहिए था, तो इसके कारण ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। गांधी का राजनीतिक यथार्थ बोध उनके नैतिक आदर्शों पर भारी पड़ा, इसके दावे के उलट उनके सत्याग्रह हमेशा शुद्ध रूप से आध्यात्मिक
प्रकृति की नहीं रही। ये स्टेटमेंट दोस्तों थोड़ी डाउटफुल है, क्योंकि गांधी जी ने 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसमें एक नारा दिया था, डू और डाई। तो इसमें उनका एग्रेशन था वो शो हो रहा है दोस्तों इस मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो उसकी अकॉर्डिंग तो मेरे ख्याल से ये आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। बाकी आप इसके बारे में सोच सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर बनना चाहिए वो है दोस्तों ए, बी एंड डी। ए, बी एंड डी, ये है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, with regarding Maratha relations with Nizam ul Mulk, which of the following statements are correct? तो मराठाओं के निजाम उल मुल्क के साथ जो संबंध है दोस्तों, उनसे रिलेटेड पूछ रखा है ये। तो कौन सी स्टेटमेंट गलत और सही है? तो हमें बतानी है सही स्टेटमेंट। एज द वाइसरॉय ऑफ डेक्कन फ्रॉम 1710 टू 1715। तो दोस्तों ये डेट बिल्कुल गलत दे रखी है यहाँ पे। तो जो निजाम उल मुल्क थे वो कब से कब तक थे? 1715 से लेकर 1717 तक वाइसरॉय, ना कि 1710 से 1715 तक। और इसलिए ये स्टेटमेंट हो गई गलत। लेकिन जो मतलब बाकी पार्ट है वो बिल्कुल सही दे रखा है दोस्तों। निजाम उल मुल्क रजिस्टर्ड द मराठा क्लेम फॉर चौथ एंड सरदेशमुखी ऑफ द डेक्कन। बाकी सारा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बट ये डेट की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जा रही है। नेक्स्ट है दोस्तों, आफ्टर हिज सक्सेसफुल रिबेलियन अगेंस्ट द सैयद्स, निजाम उल मुल्क रिस्पेक्टेड द इंपीरियल फरमान ग्रांटिंग द चौथ एंड सरदेशमुखी ऑफ डेक्कन टू द मराठास। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। और नेक्स्ट है, इन जनवरी 1721 ही हैड हिज फर्स्ट मीटिंग विद बाजीराव। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों ये। और द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन मराठास एंड निजाम उल मुल्क वाज द कर्नाटका। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, अब इसका जो आंसर बनता है वो बनेगा बी सी डी। बी सी एंड डी, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following Sanskrit intellectual of the 17th century had relations with the Mughal emperor शाहजहां? तो शाहजहां के समय में कौन से दो संस्कृत महाकवि थे या फिर इंटेलेक्चुअल्स थे? तो दोस्तों उसमें सबसे पहला नाम आता है जगन्नाथ पंडित राजा, और सेकंड है कविंद्राचार्य सरस्वती। बी और सी, बी एंड सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements regarding the interpretation in historical writing are correct? तो हिस्टोरिकल राइटिंग के बारे में पूछ रखा है दोस्तों एक क्वेश्चन। तो अभी पढ़ते हैं, हम हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी में, ऐतिहासिक लेखन में व्याख्या संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऐतिहासिक पद्धति के आवश्यक चरण के रूप में व्याख्या का स्थान आलोचना और उद्घाटन से परे जान पड़ता है। तो दोस्तों आलोचना और उद्घाटन, इन दोनों को छोड़कर हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन हो ही नहीं सकती। तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। परे यहाँ पे शब्द है जो, इसके कारण ये स्टेटमेंट गलत हो जा रही है दोस्तों। नेक्स्ट है, विवेचनात्मक निर्णय के लिए यह जानना जितनी बड़ी चुनौती है कि किसी दस्तावेज का क्या अर्थ है, उतनी ही बड़ी यह भी है कि उसे कब और किसने लिखा और क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। ऐतिहासिक आंकड़ों का साहित्यिक प्रतिपादन बहुत हद तक इस बात पर निर्धारित होता है कि उसकी व्याख्या कैसे करता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। और तथ्यात्मक व्याख्या का संबंध दस्तावेजों के तथ्यों से होता है, शब्दों से नहीं। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो केवल ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सभी के सभी सही हैं। तो इसका आना चाहिए क्या?
बी, सी एंड डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमको करना क्या है, सही मिलान करना है इसमें। तो करते हैं सही मिलान। जो दोस्तों मारुतम होती है, ये सभी के सभी संगम लिटरेचर की टर्म्स हैं, संगम काल की। जो मारुतम है दोस्तों वो होती है रिवराइन ट्रैक्ट, रिवराइन ट्रैक्ट। तो डी का क्या हो गया 2। जो मुलई होती है दोस्तों, मुलई क्या होती है, पेस्टोरल रीजन, A3 B2, सॉरी A3 D2, A3 D2 ये आ गया इसका आंसर। और B1 प्लई हो गया दोस्तों एरिड रिवराइन, और कुरुंजी होता है कुरुंची, ये होता है दोस्तों माउंटेनियस रीजन। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। कुरुंची पर्वतीय क्षेत्र, मरुतम नदीय भूभाग, मुलई पशुचारण क्षेत्र, और पल्ली शुष्क भूभाग। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, A3 B1 C4 D2। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ओके, तो यक्षिणी और सासना देवता का जो हमें सही मिलान करना है किसके साथ, एसोसिएशन विद तीर्थंकर के साथ। तो जो सिधाई की है दोस्तों ये किससे संबंधित है, ये यक्षिणी संबंधित है महावीर जैन से। तो ए का 4 हो गया दोस्तों। तो ए का 4 करते ही आपका ये आंसर ये निकल आता है 1। तो बी चक्रेश्वरी का आ गया दोस्तों आदिनाथ, अंबिका, अंबाई का आ गया नेमिनाथ, और पद्मावती यह दोस्तों पार्श्वनाथ। तो हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों धर्मशास्त्र दे रखे हैं और उनके लेखक दे रखे हैं, उनका सही मिलान करना है हमको। ठीक है जी। तो भट्ट लक्ष्मीधर, जो भट्ट लक्ष्मीधर है दोस्तों, इनका जो धर्मशास्त्र है ये है दोस्तों कृत्य कल्पतरु, जो इनका धर्मशास्त्र है। और जो हिमाद्री है दोस्तों, इनकी बुक का नाम है या फिर इनका धर्मशास्त्र है चतुवर्ग चिंतामणि। और ये है दोस्तों देवान भट्ट, देवन भट्ट। ठीक है। और जो देवन भट्ट है दोस्तों, इनका धर्मशास्त्र है स्मृति चंद्रिका। तो इसका गया 4। और श्रीधर है दोस्तों, इनका धर्मशास्त्र है स्मृत्यर्थ सार। ठीक है जी। तो ए का क्या आ गया, ए का आ गया 3, बी का आ गया दोस्तों 4, सी का आ गया फर्स्ट, और डी का क्या आ गया बताओ, डी आ गया 2। A3 B4, देखो A3 B4 C1 और D2। तो ये आ गया अपना राइट आंसर। नेक्स्ट है जी, बुक्स दे रखी हैं और कंटेंट बताना दोस्तों किससे संबंधित है उसका। तो निजामी ए अंजुम ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये संबंधित है हिंदू एस्ट्रोलॉजी A2। तो देखो A2 करते ही आपका ये आंसर आएगा दोस्तों। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, कहीं से क्लू मिल जाए तो बस सीधा ऑप्शन को टिक करो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो बी का आ गया 3, हिंदू प्रोसिडी एंड रेटोरिक, दाबिस्तान ए मजाहिब, ये किसके साथ डील करता है दोस्तों, डिफरेंट रिलीजियस एंड सेक्ट्स ऑफ इंडिया।
और रिसाला मिकदरिया, रिसाला मिकदरिया, ये किससे संबंधित है? डील्स विद करंट वेट्स एंड मेजर्स। तो दोस्तों ये जो लास्ट के दो हैं ये किससे संबंधित हैं? ये हैं औरंगजेब के पीरियड से। ठीक है जी, औरंगजेब के पीरियड से। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। मुगल रूलर हैं और अप्रोक्सीमेट खालिसा शेयर इन टोटल जमा। जमा क्या होता है दोस्तों? एस्टिमेटेड रिवेन्यू, मतलब कि आकलन करके जो रिवेन्यू निकाला जाता है कि इतना तो रिवेन्यू आएगा। ठीक है, और जो प्राप्त होता है दोस्तों एक्चुअल में उसको कहते हैं हासिल। जो रिवेन्यू अंततः वास्तविक रूप से प्राप्त होता है उसको कहते हैं हासिल। जमा एस्टिमेट होता है टोटल और हासिल एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिवेन्यू। तो ये पूछ रखा है कि अप्रोक्सीमेट खालिसा शेयर इन टोटल जमा, किस मुगल रूलर के टाइम में कितना अप्रोक्सीमेट खालिसा शेयर था? तो अकबर के टाइम में सबसे ज्यादा है दोस्तों ये, एक आ गया ये थर्ड, 1/4। ठीक है जी, और देखो एक का थर्ड है तो एक यहाँ पे दे रखा है ये थर्ड, और एक यहाँ पे दे रखा है D2 दे रखा है दोस्तों। तो D2 आप पहले ही कर सकते हो, D2 आ गया यहाँ पे। अभी देखना बी में से और सी में से। तो जहांगीर के समय में ये था 1/20th, एंड शाहजहां के टाइम में हुआ दोस्तों 1/5th। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? बी का आ गया 1, तो बी का आ गया 1, तो इसका आंसर आया दोस्तों करेक्ट 1। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये सिख गुरु दे रखे हैं और इनकी कास्ट दे रखे हैं, सब कास्ट किससे संबंधित है ये? तो जो गुरु नानक है दोस्तों ये कौन सी कास्ट से संबंधित है? बेदी। गुरु अमरदास है दोस्तों, इनका संबंध है भल्ला कास्ट से। तो A2B1, A2B1 देखो यहीं पे है, बस यही आ गया। C4 रामदास देव के सोधी कास्ट से, और गुरु अंगद देव त्रिहन। ठीक है जी, हिंदी में भी कर सकते हो। गुरु नानक बेदी, गुरु अमरदास भल्ला, गुरु रामदास जी, इनका हो गया दोस्तों कौन सा? C4 सोधी और गुरु अंगद त्रिहन, ये आया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों कैलीग्राफर और मोनूमेंट दे रखे हैं, बताना है कि कौन किससे संबंधित है। तो जो बुलंद दरवाजा है दोस्तों फतेहपुर सीकरी में, किसने बनवाया था ये? अकबर ने। और क्यों बनवाया था? ये बनवाया इसलिए था टू कॉमोमोरेट द विक्ट्री ओवर गुजरात। ठीक है जी, तो इसकी जो कैलीग्राफी है, सुलेखाकार कौन है इसका? इसका सुलेखाकार है दोस्तों अहमद अल चिश्ती। तो ए का थर्ड आ गया, ए का थर्ड बस ये देखो इसमें दे रखा है, तो ये आ गया राइट आंसर। बी अतगा खान का मकबरा दिल्ली, ये किसके द्वारा है दोस्तों इसकी कैलीग्राफी? बाकी मोहम्मद के द्वारा। शाह बेगम का मकबरा इलाहाबाद में, ये दोस्तों मीर अब्दुल्ला मुश्किन कलम और इत्मादुद्दौला का मकबरा। ये किसने बनवाया था दोस्तों? नूरजहां ने। किसके लिए? इनके पिता का नाम था मिर्जा गयास बेग, मिर्जा गयास बेग।
ठीक है, उसकी मेमोरी में बनाया था इत्मादुद्दौला का मकबरा। तो इनके कैलीग्राफर का नाम क्या है? इनके कैलीग्राफर का नाम है अबद अल नबी अल कुरैशी। तो राइट आंसर आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। तो दोस्तों अथर्स दे रखे हैं, लेखक दे रखे हैं और उनकी बुक्स दे रखी हैं। तो दोस्तों ये देखो, ये आपने अच्छे से देखी होगी ये बुक पहले, बहुत फेमस बुक है। और किनकी बुक है ये? रमेश चंद्र दत्त की, जिनको शॉर्ट में कहते हैं आर सी दत्त। तो सी का तो सीधा सीधा टू आ गया, सी का टू आ गया। तो दोस्तों इसका आंसर भी आ गया, देखो ये आ गया राइट आंसर। तो जॉन विलियम के है दोस्तों, इनकी बुक का नाम क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ द सिपोई वार इन इंडिया। तो ये है 1857 से रिलेटेड। और मैरी कारपेंटर है दोस्तों, इनकी बुक है 6 मंथ्स इन इंडिया, मतलब भारत में 6 महीने। और वैलेंटाइन चिरोल है जो, इनकी बुक है दोस्तों इंडिया ओल्ड एंड न्यू वन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्स दे रखे हैं दोस्तों और बुक्स दे रखी हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पहले ही इसी में, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें मैंने बहुत सारी बुक है जो हमारे यूजीसी नेट पेपर में पूछी गई हैं पहले से ही, और बुक्स नॉर्मली रिपीट होती हैं दोस्तों। तो उन सबका कंपाइलेशन कर रखा है डिटेल्स के साथ। बुक है दोस्तों, उनका राइटर है और उनकी इम्पोर्टेंस है। तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लियो, वो आपके लिए अच्छी रहेगी। तो अथर्स और बुक दे रखे हैं लेविस ममफोर्ड। जो लेविस ममफोर्ड है दोस्तों, इनकी जो बुक है वो है द सिटी इन हिस्ट्री। तो दोस्तों ए का फोर आ गया, ए का फोर आते ही आपका राइट आंसर हो गया ये, द सिटी इन हिस्ट्री। तो बी का क्या है? बी का है थर्ड, कैथराइन अर्नोल्ड, पेंडेमिक 1918। और गौरी विश्वनाथन, इनकी ये बुक है दोस्तों मास्क एंड कंक्वेस्ट लिटरेरी स्टडी एंड ब्रिटिश रोल इन इंडिया। और सभा सचिव भट्टाचार्य की है वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ ए सॉन्ग। तो राइट आंसर इज टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों अथर्स और बुक्स से रिलेटेड है। तो जो एरिक होब्स भवन है दोस्तों, इसका मुझे ध्यान है, इनकी बुक का नाम है फ्रैक्चर्ड टाइम्स कल्चर एंड सोसाइटी इन 20th सेंचुरी। तो डी का फोर है दोस्तों। तो डी का फोर आते ही आपका राइट आंसर हो जाता है ये, क्योंकि और कहीं पे डी का फोर है ही नहीं। ठीक है, तो दिमाग का यूज करना है, पिछड़ना नहीं है पेपर में। तो ए का आ गया टू, संजय जोशी, फ्रैक्चर्ड मॉडर्निटी मेकिंग ऑफ ए मिडिल क्लास इन कॉलोनियल इंडिया। निकोलस बी डिर्क्स, इसका क्या आ गया दोस्तों? इसका आ गया ये कास्ट ऑफ माइंड कोलोनियलिज्म एंड मेकिंग द मॉडर्न इंडिया। और बर्नार्ड एस कोहन, इनकी बुक है कोलोनियलिज्म एंड इट्स फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको भी देख सकते हो आप, एरिक हॉब्सन डी फोर, और ए टू, बी थ्री एंड सी वन। ये आ गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो दोस्तों जो कल्चर दी हुई है हमें, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो जो सबसे प्राचीन कल्चर है इनमें, वो है दोस्तों कोट डेजी कल्चर। ठीक है जी। इसके बाद आता है दोस्तों कायथा कल्चर। पहले आएगा ए, ए के बाद आता है कायथा, क्योंकि जो इसका टाइम पीरियड है दोस्तों वो है एस्टिमेट 250 बीसी के आसपास तक का। कायथा का जो टाइम पीरियड है लगभग 2400 के आसपास है दोस्तों ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
और सबसे इनमें जो नवीन है वो है जोरवे कल्चर, और जोरवे से कल्चर से जो पुरानी है वो है मालवा कल्चर। ठीक है, तो ए आ गया, ए के बाद आएगा डी, उसके बाद आएगा दोस्तों सी, और फिर बी। ए डी सी बी, ए डी सी बी, ये आ गया राइट आंसर, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग गुर्जर प्रतिहार किंग्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है, सभी के सभी ऑप्शन शो करने हैं। मान लो इसका आंसर ये है, तो आपको ये बताना है कि आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 सी ए डी बी, और सी ए डी बी में क्या है, सभी के सभी ये भी मेंशन करने हैं आपको आंसर में, वरना आपका आंसर वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि सी है ये, तो ऐसे लिखना है कि 2 सी ए डी बी। नीचे लिखना है दोस्तों ये नागभट्टा, फिर ए, फिर डी लिखना है जो ऑप्शन दिया हुआ है। तो मतलब कंप्लीट आंसर देना है आपको, और सबसे पहले जिसका कमेंट आएगा राइट आंसर का और फुल आंसर का, तो उसको मिलेगा 100 रुपये कैश प्राइज। तो ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अभी। अरेंज chronologically the following queens who played an important role in the administration and culture of ancient Kashmir mentioned by कल्हण। मतलब कि कल्हण के अनुसार कश्मीर में प्रशासन एवं संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली निम्नलिखित रानियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले कौन सी रानी आएगी दोस्तों, और ये सभी के सभी कहाँ से संबंधित है, जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स मैंने इसको एक ट्रिक से याद रख रखा है, एस डी सर, एस डी सर से। तो एस सबसे पहले आएगा दोस्तों किसके लिए, सुगंधा के लिए। उसके बाद डी है दोस्तों, इसका नाम है दिद्दा, रानी दिद्दा है दो। और फिर एस, ये है सूर्यमती, और फिर है आर, रड्डा। तो इससे आपका आंसर निकलना चाहिए सी ए सी ए डी बी, सी ए डी बी। तो दोस्तों इसका आंसर आया ये सी ए डी बी, राइट आंसर है ये। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the following sequence of following parts of Odishan temple starting from bottom to top। तो दोस्तों ये हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, और ये कैसे लगाने हैं, बॉटम से लेकर टॉप तक। तो आप ऐसे ही बिल्कुल मतलब लॉजिकली भी निकाल सकते हो इसका आंसर। जो पा भागा है, पा भागा मतलब पाँव, जो प्लेटफॉर्म होता है उसको कहते हैं पा भागा, प्लेटफॉर्म ऑफ टेम्पल होता है जो, वो हो गया पा भागा। तो सबसे पहले तो यही आएगा, डी आ गया। तो आपको ये पता चल गया डी आ गया, तो इसका आंसर भी ये आ गया डी ए बी सी। और देखो बिल्कुल कॉमन टर्म यूज कर रखी है, जो खापुरी है दोस्तों, खोपड़ी। देखो इसको हिंदी में क्या कहते हैं एक बार, खापुरी। ये थोड़ा थोड़ा मिलता है खोपड़ी से, और खोपड़ी कहाँ पे मिलती है, ये होती है सिर पे, तो सिर हो गया टॉप पे। तो पा भाग मतलब पाँव, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो। तो पाँव तो सबसे नीचे होता है बॉटम में, तो डी आ गया पहले, और खापुरी हो गया मतलब सबसे टॉप, सी। तो देखो ऑप्शन में क्या मिलते हैं, सबसे पहले डी और लास्ट में सी। ये आ गया अपना राइट आंसर। तो सबसे पहले आता है पा भागा, उसके बाद आता है दोस्तों भरंड, उसके बाद आता है बेकी, और फिर आता है खापुरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, chronological arrange the Muhammad bin Tughlaq experiment projects।
तो जो इनके एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट थे मोहम्मद बिन तुगलक के, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या किया था उन्होंने, बताओ। सबसे पहले काम उन्होंने जो किया था दोस्तों, वो किया था क्या, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। ठीक है जी, सबसे पहले क्या था, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। फिर किया था उन्होंने टोकन करेंसी। कब क्या थे टोकन करेंसी वाला एक्सपेरिमेंट था जो, ये 1330 के आसपास किया था दोस्तों उन्होंने, 1329 से 30। और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ये 1326 के आसपास इन्होंने किया था। और इसके बाद जो इनका कराची एक्सपीडिशन था ये लास्ट था। तो सबसे पहले आएगा सी, उसके बाद आएगा ए, सी ए, फिर आएगा बी खुरासन एक्सपीडिशन, और लास्ट था इनका 1333। और जो खुरासन एक्सपीडिशन है दोस्तों, ये हुआ था कब, 1331-32 में। तो जो इसका राइट आंसर है वो आना चाहिए CABD। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो दोस्तों अरेंज करना है अकबर की जो विक्ट्री है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है जी, तो करते हैं शुरू। जो सिंध है दोस्तों, वो कब जीता था अकबर ने, 1591 में। खानदेश है जो, ये खानदेश 1601 में। ठीक है जी। बंगाल है जो, बंगाल जीता था दोस्तों 1574 में। और जो काबुल है, इसका टाइम है दोस्तों 1581 में। तो सबसे पहले कौन सा है, 1574, तो बंगाल आ गया पहले। उसके बाद 1581 तो काबुल, फिर आता है सिंध, और फिर आता है दोस्तों खानदेश। तो BKSK, ये होगी ट्रिक, BKSK, ये आप निमोनिक्स याद रख सकते हो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, पहले आ गया बंगाल, तो सी। बंगाल के बाद क्या आएगी, बंगाल के बाद क्या है, ये काबुल, तो CDAB इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो chronologically arrange the various फरमान्स मेमोरेंडम्स issued by मुगल एम्परर्स नोबल्स। तो इसमें क्या है, मुगल बादशाहों अमीरों द्वारा जारी किए गए विभिन्न फरमानों विज्ञप्तियों को कालक्रम अनुसार रखें। ओके, तो जो अकबर का रामदास को जारी फरमान है, तो दोस्तों ये रामदास और कोई नहीं है, ये हमारे सिख गुरु है दोस्तों, सिख गुरु रामदास। और ये किस लिए दिया गया था फरमान, अमृतसर में एक प्लॉट को लेके। ठीक है जी। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्व प्रशासन पर राजा टोडरमल की विज्ञप्ति। ये है दोस्तों कब, 1580 में। मोहम्मद हाशिम को जारी फरमान, दोस्तों ये जो फरमान है किसके द्वारा जारी किया गया था, औरंगजेब के द्वारा। और कब जारी किया गया था, 1565 में। और रसिक दास करोड़ी को जारी फरमान, आपको बता देते हैं दोस्तों जी, मोहम्मद हाशिम और रसिक दास करोड़ी दोनों कौन थे, रेवेन्यू ऑफिसर थे दोस्तों, ये रेवेन्यू ऑफिसर्स, कर इकट्ठा करने वाले थे। और ये जो रसिक दास को
फरमान था ये जारी किया गया था 1669 में। ठीक है जी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ABCD। नहीं नहीं नहीं, ABCD नहीं। रामदास जी को कब किया गया था ये जो प्लॉट है? 1577 में। ठीक है, ये आ गया 1577। बी का जो टाइम पीरियड है 1580 है, तो ए और बी आ गया, तो ये आ गया फिर इसका आंसर ABDC। ठीक है जी, ABDC। तो आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया दोस्तों। ये जो मोहम्मद हाशिम है, मोहम्मद हाशिम, इसको मिला है कब फरमान? ये 1669 में। और रसिक दास करोड़ी हैं इसको 1665 में। राजा टोडरमल का है 1580 में। और जो श्री गुरु रामदास को फरमान मिला था दोस्तों वो मिला था 1577 में। तो इसका आंसर आ गया ABDC इज राइट। तो ये आ गया आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल अरेंज द फॉलोइंग ट्रीटीज स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट। तो जो संधियां दी गई हैं दोस्तों इनको हमें कालक्रम अनुसार लगाना है। साथ में कॉपी पेन भी लेके बैठे हैं दोस्तों और लिखते चले सभी को। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ हुई थी दोस्तों? ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य। कब? 1792 में। लाहौर की संधि, लाहौर की संधि आई थिंक 1846 में हुई थी। महाराजा रंजीत सिंह और किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच में। वसई की संधि ये हुई थी दोस्तों 1802 में। किसके मध्य में? बाजीराव पेशवा सेकंड और अंग्रेजों के बीच में। और इलाहाबाद कड़ा की संधि, ये संधि हुई थी दोस्तों 1765 में। किसके बाद? बक्सर के युद्ध के बाद। और कौन कौन थे इसमें? इसमें शाह आलम द्वितीय थे, सुजाउद्दौला थे दोस्तों, ठीक है, और ब्रिटिशर्स थे। तो देखो इसका क्या क्रम बनता है। सबसे पहले तो इलाहाबाद और कड़ा की संधि, तो डी आ गया इसका आंसर, डी। डी के बाद आ गया 1792, डी ए। तो इसका आंसर आ गया ये DACB। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस क्रोनोलॉजिकली फ्रॉम देयर डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो दोस्तों जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है AITUC, इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। नहीं नहीं नहीं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है दोस्तों 1947 में नहीं हुई थी। कब हुई थी बताओ? ये हुई थी 1920 में। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय। और सेक्रेटरी चिमन लाल दास, चिमन लाल दास। ठीक है, ये भी आप याद रखो। 1920 में स्थापित हुई है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1947 में। ठीक है जी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की थी 1936 में। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1928 में। कहाँ पर की थी? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। किसके द्वारा? चंद्रशेखर
राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, इन सभी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका राइट आंसर बनेगा तो वो बनना चाहिए क्या? सबसे पहले ए के बाद आएगा क्या? डी, उसके बाद सी, और लास्ट में आना चाहिए बी। ए, डी, सी, बी। तो ये आ गया दोस्तों राइट आंसर, ये फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग लैंडमार्क लीगल केसेस क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। तो हमको जो ये केसेस दिए गए हैं दोस्तों, उन सभी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो फुल मनी केस है ये कब घटित हुआ था? 1889 में। और दोस्तों ये एक रेप केस था, और इसके अंडर क्या था कि एक 10 साल की लड़की थी जिसका नाम था फुलमनी दासी, उसकी डेथ हो गई थी दोस्तों। ठीक है जी, आप डिटेल में पढ़ सकते हो इसको गूगल करके। तो ये तो हुआ था 1889 में। उसके बाद आता है विजय लक्ष्मी केस। ये हुआ था दोस्तों 1881 में, और एक किससे संबंधित है? जो ये विजय लक्ष्मी है दोस्तों, ये थी एक विधवा थी दोस्तों, और इनका एक इलाजिमेट सन हो गया था, तो इसने उसको मार दिया था। तो ये केस है दोस्तों ओवरऑल। ये कब हुआ था? 1881 में। नेक्स्ट है महाराजा अभियोग केस। ये है दोस्तों 1862 में। और रुक्माबाई केस है दोस्तों, ये आई थिंक 1884। तो अब हम देखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो केस है वो है महाराजा अभियोग केस, सी। सी आ गया देखो राइट आंसर। सी के बाद आएगा बी। ठीक है जी, और फिर आएगा डी, रुक्माबाई केस, और फिर फूलमनी दासी केस, ये 1889 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, hoes and sickles, small weapons and horse trappings of iron have been found at megalithic sites। मतलब कि फावड़ा और हंसिया छोटे शस्त्रों एवं घोड़ों के लोह उपकरण महापाषाण युग के स्थलों से मिले हैं। राइट आंसर, सॉरी राइट स्टेटमेंट है ये। मस्की और नागार्जुन कोंडा महापाषाण युग के स्थल है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। तो दोनों स्टेटमेंट, दोनों कथन क्या है? सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी दोस्तों स्टेटमेंट है। When a soldier died showing exemplary valor while fighting for the king, he was granted land for livelihood of his dependents called मृत्यु कर वृत्ति। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों, और इसमें क्या रखा है कि जब कोई सैनिक बिल्कुल साहस प्रदर्शन करता है दोस्तों अपने राजा के लिए, और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है, तो उस पे जो डिपेंडेंट है, उस पे जो आश्रित सदस्य हैं परिवार के, उनको राजा क्या देता था? ग्रांट देता था दोस्तों, लैंड ग्रांट, जिसको कहा जाता था मृत्यु कर वृत्ति। और इसके बारे में कहाँ से रिकॉर्ड मिलता है? चंदेल इंस्क्रिप्शन से। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन और रीजन से संबंधित है दोस्तों ये। देवराय टू स्ट्रेंथन द मिलिट्री बेस ऑफ किंगडम बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ वार हॉर्सेस। मतलब देवराय टू ने, देवराय द्वितीय ने जो
मिलिट्री बेस है दोस्तों, जो सैनिक आधार हैं वो मजबूत किया। तो घोड़ों की अच्छी मतलब किस्म है दोस्तों उनको लेकर। और ट्रेनिंग द हॉर्समैन एंड आर्चर्स, आर्चर्स कौन होते हैं? ये होते हैं दोस्तों धनुर्धारी, धनुष चलाने वाले। ही एस्टेब्लिश्ड डीपर पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर वेस्ट कोस्ट एम्पोरियल, thus linking military reform with international commerce। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो। देवराय द्वितीय ने जंगी घोड़ों की गुणवत्ता में सुधार करके घुड़सवारों और तीरंदाजों को प्रशिक्षण देकर अपने साम्राज्य के सैन्य आधार को मजबूत किया। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट। उसने पश्चिमी तट के वाणिज्यिक केंद्रों पर कड़ा राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। इस प्रकार सैन्य सुधार और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य के साथ जोड़ा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों ये। अरब सागर के प्रमुख बंदरगाहों पर सैन्य और प्रशासनिक आधिपत्य के कारण देवराय द्वितीय को राज्य के वित्त का एक नया और अलग स्रोत मिल गया। अरब सागर की साइड में दोस्तों, अरब सागर है यहाँ पे, अरब सागर। और इस साइड है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, श्रीलंका की साइड में। ठीक है जी। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और व्याख्या भी बिल्कुल सही दे रखी है। राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 89। जून 1857 में अपने एक्ट, कौन सा एक्ट था दोस्तों ये? 14th, एक्ट नंबर 14 में कलकत्ता में गवर्नर जनरल की सर्वोच्च परिषद ने विशेष आयोग को 1857 के विद्रोहियों को पकड़ने और दंडित करने का असाधारण अधिकार दिया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें कोई अपील होती थी दोस्तों, जो मतलब कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता था पकड़ने के लिए। जिस पे शक हो उसको आप गिरफ्तार कर सकते हो, जेल में डाल सकते हो। ये रोलर टैक्ट वाला काम कर रखा था दोस्तों इन्होंने इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है कोजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। 1858 में उस समय के सब जज रहे सर सैयद अहमद खान का प्राथमिक उद्देश्य मुसलमानों की निष्ठा दिखाना था, जिन्हें विद्रोह के बाद के वर्षों में संदेह और नापसंदी से देखा जाता था। तो दोस्तों कोजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट है, इसको इसका ही दूसरा नाम है असबाब बगावत आज़ादी। ठीक है। और इसका जो बुक का मेन पर्पज लिखने का ये था कि इसमें यह शो किया था कि जो मुस्लिम हैं दोस्तों, वो ब्रिटिशर्स के प्रति वफादार रहे हैं, लॉयल रहे हैं, और उनका कोई हाथ नहीं था 1857 के विद्रोह में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। तो लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि जो ऊपर की स्टेटमेंट है उसको नीचे वाली स्टेटमेंट मतलब समझा नहीं सकते। मतलब इसका रीजन नहीं है दोस्तों ऊपर वाली स्टेटमेंट का। तो दोनों स्टेटमेंट सही है बट रीजन नहीं है दोस्तों, जो आर दे रखा है कारण। तो ये इसका आंसर हो जाना चाहिए। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। Given below are two statements. One is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. Okay. So when the All India Women's Conference began their campaign in support of the Child Marriage Restraint Bill 1929, Sister Subha Lakshmi gave evidence before Joshi Committee about the harmful effects of youthful marriages. मतलब कि जो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस हुई थी दोस्तों, उनका जो मेन कैंपेन था वो किसको सपोर्ट करना था? चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल 1929 को। और जो सुबह लक्ष्मी थी, इन्होंने जोशी कमेटी के सामने एविडेंसेस रखे जो किसके बारे में थे? हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ यूथफुल मैरिजेस, मतलब कि बाल विवाह के जो दोष हैं दोस्तों, उसको उजागर किया था सुबह लक्ष्मी जी ने। किसके सामने? जोशी कमेटी के सामने। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है
मिथु बेन पैटिट. Mithu Ben Petit, a social worker, was become leading trade unionist, organized the सेवा मंदिर to work among poor. ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों. इनका और ट्रेड यूनियन का कोई ज्यादा लेना देना नहीं था दोस्तों. ये किनको फॉलो करते थे? गांधीयन प्रिंसिपल्स को. और जो गांधीयन प्रिंसिपल है दोस्तों, वो ट्रेड यूनियन वगैरह के ज्यादा सपोर्ट में नहीं थे. इंडस्ट्रियल मतलब उनका कोई ज्यादा मोटो नहीं था. तो इसलिए आर गलत है, ए सही है. तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये है दोस्तों पैसेज. पैसेज आप पढ़ सकते हो इसको. पढ़ ही लेते हैं चलो. प्राचीन भारत में हमें ग्रंथों का एक विशाल भंडार प्रदान किया है, जो 2000 वर्षों से भी अधिक समय से बौद्धिक एवं साहित्यिक गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है. प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद संहिता कम से कम 3000 वर्ष पुरानी है. ओके, तो जो ऋग्वेद के बारे में लिख रखा है कि वो कम से कम 3000 साल पुराना है दोस्तों. बिल्कुल सही बात है दोस्तों. जैसे अभी 25 ये 2026 चल रहा है, तो इसको 2000 मान के चलो. और जो ऋग्वेद का टाइम है दोस्तों, वो 1500 BC के आसपास का बताया जाता है. ठीक है जी. भारत में प्राचीन सभ्यता पर प्रकाश डालने वाले साहित्य की धारा निरंतरता के साथ शताब्दियों से प्रवाह वाहन रही है, जिसने राजनीतिक इतिहास के अलावा मानवीय क्रियाकलाप के सभी संबंधों को समाविष्ट किया. ऐसी स्थिति दुनिया के अन्य संस्कृतियों में दिखाई नहीं देती. साहित्य के इस विशाल भंडार में धर्म, दर्शन, नीति शास्त्र, कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ सृष्टि शास्त्र, ब्रह्मांड विद्या, भूगोल शास्त्र एवं आनुषांगिक विज्ञान, राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत एवं व्यवहार, अर्थात संक्षेप में लौकिक जीवन के समस्त क्षेत्र शामिल है. तो दोस्तों वैसे आपको एक बात बताता हूँ, इसमें से जो पैराग्राफ दे रखा है, बहुत कम चांसेस हैं कि आप नीचे के क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर पाएं. आपको पहले से ही नॉलेज होनी चाहिए. तो ज़्यादा समय आपको इसको ज़्यादा पढ़ने में नहीं लगाना है, या फिर बार बार नहीं पढ़ना है. जस्ट एक रीडिंग लेनी है ताकि आपको समय बचे. और सीधे सीधे क्या देखने हैं? क्वेश्चन देखने हैं दोस्तों. ये जो क्वेश्चन दे मिलेंगे, ये बहुत कम चांसेस हैं कि ऊपर से संबंधित हो. तो ऋग्वेद का 7वां मंडल किस वंश परिवार से संबंधित है? तो दोस्तों जो 7वां मंडल है ऋग्वेद का, वो किससे संबंधित है? वशिष्ठ से. ठीक है जी. और जो अत्रि है दोस्तों, ये कौन से मंडल से संबंधित है? ये है 5th मंडल से. जो भारद्वाज है दोस्तों, ये 6ठे मंडल से. और विश्वामित्र ये है दोस्तों 3रे मंडल से. ठीक है जी. ये भी आप याद रख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ब्राह्मण्स आर द टेक्स्ट व्हिच थ्रो ए फ्लड ऑफ लाइट ऑन वैदिक रिचुअल्स एंड सेरेमनीज. Which of the following pairs of Brahmans and Vedic Samhitas is not correctly matched? तो जो ब्राह्मण दिए गए हैं दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं और जो वेद दिए गए हैं, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये बताना है. तो मैंने तो ऐसे याद रखा है, जो ऋग्वेद है राक, राक के नाम से ऋग्वेद, ए से इत्रेय और के से कोशित की. तो इसमें लिखा है इत्रेय ब्राह्मण, तो ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों. तांड्य ब्राह्मण, ये है किससे संबंधित? सामवेद से. ये भी बिल्कुल सही है. और तांड्य ब्राह्मण आपने एक क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में और सुना होगा कि तांड्य ब्राह्मण में मेंशन है कि हाउ टू डिस्ट्रॉय ए किंग. तो उसका रिचुअल दिया हुआ है तांड्य ब्राह्मण में कि राजा को समाप्त करना हो तो कैसे करें. ये क्वेश्चन भी आया हुआ है दोस्तों नेट में. ठीक है. तो को रिलेट करके पढ़ना चाहिए दोस्तों, उससे आपको याद भी रहेगा और आप अच्छा स्कोर भी कर पाओगे. तो नेक्स्ट है कोशित की ब्राह्मण, यजुर्वेद.
ये तो गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि अभी पढ़ा है मैंने कि खुर्शीद की संस्था का है ऋग्वेद का, ना कि यजुर्वेद का। यजुर्वेद संहिता से कौन सा संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण दोस्तों। ठीक है जी, तो इसका आंसर आएगा थर्ड। बाकी गोपथ ब्राह्मण या अथर्ववेद संहिता से संबंधित है। तो राइट आंसर इज थर्ड। क्या आ गया इसका आंसर? खुर्शीद की किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। और यजुर्वेद संहिता से कौन संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट, the most popular themes of ancient Indian dramas are based on Ramayana, Mahabharata, courtly love and folk tales. Which of the following dramas considered to be written by भाषा, मतलब भास, has taken plot from रामायण? मतलब कि भास ने कौन सा ड्रामा लिखा है जो बेस है किसके ऊपर? रामायण के ऊपर। दोस्तों उसका नाम है अभिषेक। और इसके अलावा एक नाटक और है जो भास ने लिखा है दोस्तों, उसका नाम है प्रतिमा नाटका। प्रतिमा नाटक। इसका प्लॉट भी किससे संबंधित है? रामायण से। ठीक है जी, तो ये भी आप एडिशन में याद रख सकते हो। राइट आंसर इज वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन फिलोसोफर वेदांत दसिका wrote a संदेश काव्य इन फॉर्म लिरिक्स पोएम। ओके, तो हिंदी में पढ़ लेते हैं कि भारत के महान दार्शनिक वेदांत देशिक ने संदेश काव्य गीति काव्य का एक प्रकार लिखा था जिसका नाम है। तो दोस्तों इनका जो काव्य है उसका नाम है हंस संदेश। हंस संदेश मतलब कि हंस द्वारा संदेश, लेटर, मतलब जो आप कहना चाहते हो किसी को। तो इसमें किस चीज का मेंशन है? तो दोस्तों इसमें मेंशन है भगवान राम द्वारा माता सीता को संदेश पहुंचाना। किसके थ्रू पहुंचाना? हंस के थ्रू। ठीक है, तो इसका मेंशन है, तो इसका राइट आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल वर्क्स आर अथर्ड बाय बिल्हना? तो बिल्हन के द्वारा कौन सा हिस्टोरिकल वर्क है दोस्तों? तो इनके द्वारा बिल्कुल प्रसिद्ध है दोस्तों ये तो विक्रमांक देवचरिता, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है कर्ण सुंदरी। ये दो लिखे हुए हैं दोस्तों। और जो कवि रहस्य है ये किसने लिखा है? हलयुद्ध ने। और देवान भूदया ये है दोस्तों किसका? सुनक। कहाँ से संबंधित हैं? जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा क्या? ए और डी? ए और डी इज द राइट आंसर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है which kind of individuals were not associated with Indian national movement? तो जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है दोस्तों, नेशनल मूवमेंट है, उनसे कौन संबंधित नहीं थे? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये तो। जो साम्राज्यवादी होते हैं वो इससे संबंधित नहीं थे, क्योंकि साम्राज्यवादी किस चीज के सपोर्ट में होते हैं? ये होते हैं उपनिवेशवाद। ठीक है जी, इंपीरियलिज्म, मतलब दूसरे देश के संसाधनों को हड़पना, ये होता है दोस्तों उपनिवेशवाद। तो साम्राज्यवादी इससे जुड़े हुए नहीं थे, तो राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए नॉन कांग्रेस मूवमेंट? जो कांग्रेस के द्वारा नहीं चलाया गया था, तो कौन सा था दोस्तों इसमें? तो ये जो है दोस्तों ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये कांग्रेस से संबंधित
नहीं है। ठीक है जी। बाकी सभी के सभी चरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट हो गए। एक्सट्रीमिस्ट में किसके नाम आते हैं दोस्तों? लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये संबंधित है लाला लाजपत राय से। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे दोस्तों ये। कब बने थे? 1920 में। और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन, इसमें किनका ज्यादा हाथ था दोस्तों? बी आर अम्बेडकर जी का। किसान सभा, तो ये कांग्रेस मेंबर्स के द्वारा ही बनी हुई थी। लेकिन जो थर्ड है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following are parallel but not alternative streams of agitations? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन की वैकल्पिक धारा नहीं थे पर उनके समांतर अवश्य थे? ठीक है, तो गदर आंदोलन है दोस्तों, ये आउटसाइड ऑफ इंडिया चल रहे थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये महात्मा गांधी जी द्वारा थे। इंडियन नेशनल आर्मी, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, ये भी बिल्कुल सही है। कब हुआ था ये? फैब 1946 में। तो वैकल्पिक धारा नहीं थे लिख रखा दोस्तों इसमें, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आना चाहिए ये। ठीक है जी। बाकी सभी के सभी संबंधित हैं, लेकिन वैकल्पिक धारा में समझ में आ गया आंदोलन का थोड़ा कुछ डाउट्स है दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर में, बट आई थिंक इट्स आंसर शुड बी ए सी डी। ए सी डी। पूछ कर रखा है ये, नहीं थे पूछ रखा है दोस्तों, ये पूछ रखा है नहीं थे। ठीक है, तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है दोस्तों, ये तो था जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, सत्याग्रह है दोस्तों, ये सभी के सभी वैकल्पिक धारा थे। लेकिन नहीं थे उनमें आ जाएगा गदर आंदोलन, इंडियन नेशनल आर्मी और रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह। तो अब जाके क्लियर हुआ है दोस्तों, इसका आंसर है ए सी डी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन विच ईयर वुमेन पार्टिसिपेटेड इन प्रोसीडिंग्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? मतलब कि किस नेशनल कांग्रेस की कार्यवाहियों में महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया? इंडियन नेशनल कांग्रेस की कार्यवाही में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 1889 में। 1889 में 10 महिलाओं ने कांग्रेस की प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लिया था, तो इसका राइट आंसर है 2। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था? तो रोलेट सत्याग्रह था दोस्तों 1919 में, ये भी था। असहयोग आंदोलन, ये भी था दोस्तों। महाद स्वीट टैंक सत्याग्रह है दोस्तों, ये नहीं था। और भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो था ही 1942 में। तो महाद स्वीट टैंक सत्याग्रह किससे संबंधित है दोस्तों? ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। ठीक है जी। और कब हुआ था ये? 20 मार्च 1930 के आसपास। सॉरी 30 नहीं है, 27, 1927। तो इसका आंसर आएगा थर्ड।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।